गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग मुझे। लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था। होमवर्क था 6 to 10। सबने 6 to 10 की प्रैक्टिस भी की होगी। कुछ आंसर आए भी होंगे, नहीं भी आए होंगे। ठीक है, मैं 6 to 10 सभी इलस्ट्रेशंस को बोर्ड पे डिटेल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर आप ये बताना कितने स्टूडेंट्स की करेक्ट है, इसके इनकरेक्ट है। ओनली वाई लिख के बताना यस करके कि कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने होमवर्क कंप्लीट किया है, प्रैक्टिस की है। आंसर नहीं छोड़ना हो, डजंट मैटर। मैटर ये कहता है कि आपने प्रैक्टिस की है, नहीं की है। कितने स्टूडेंट ने 6 to 10 प्रैक्टिस की है? गुड। ओनली वन। चलो कोई नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 6 की। सबसे पहले 6 में बात कर रहे हैं। 6 में क्या आंसर है? 6 में सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है। क्या कहा गया है वो देखते हैं। इंफॉर्मेशन क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग March 31st 2017 आर गिवन बिलो। सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग हमें कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, 2017 की। एक बात तो ये हो गई है कि अपना जो करंट ईयर है वो कब है? 31 मार्च 2017 ही करंट ईयर है। और ये हमें इस दिन का रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का है ये भी गिवन है। अब नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस भी गिवन है और नीचे कहा गया है, आस्किंग की बात करते हैं, क्या पूछा गया है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल रिलेवेंट आइटम्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। अभी बोल रहा है कि आपको ये बताना है कि सब्सक्रिप्शन के जो और आइटम्स हैं किस तरह से हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, किसमें रिकॉर्ड करेंगे। पेमेंट है इसके अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। तो एक्चुअली अकाउंट नहीं बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं बनाना है। तो आपको भी सर क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि उसने कहा स्टेटमेंट बनाना। क्या कहा उसने? स्टेटमेंट। नहीं, स्टेटमेंट मींस आपको उसको बताना है। पैटर्न कोई भी सकते हैं, आप अकाउंट बना के भी बता सकते हो, आप अदर किसी लैंग्वेज को बता सकते हो, किसी भी तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इज दिस क्लियर? अब मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से इसको करना है। तो सब्सक्रिप्शन इनकम है या एक्सपेंसेस है, पहले ये बताइए। सब्सक्रिप्शन बिजनेस के लिए इनकम है या एक्सपेंसेस, ये बताइए फर्स्ट थिंग। You all tell me, subscription is income or expenses for the business, for the non-profit organization. तो सीधी सी बात है, सब्सक्रिप्शन में चंदा होता है तो बिजनेस की इनकम होती है। तो मैं कौन सी साइड की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इनकम साइड की। इसकी बात कर रहा हूँ इनकम साइड। कंप्लीट फॉर्मेट भी नहीं है और इनकम की बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? बाय सब्सक्रिप्शन। अब टोटल जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है? टोटल जो रिसीव हुआ यहाँ पर 30,250। कितना रिसीव हुआ है? 30,250। बट ध्यान रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शन आते हैं, ना पहले का आता है ना बाद का आता है। बट प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का इफेक्ट इसमें है, तो हम उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, उसको लेस कर देते हैं। अब यहाँ सपोज मैं 30,250 लेता तब मुझे क्या करना पड़ता? प्रीवियस ईयर का तो इसमें 2,500 निकलता, उसको लेस करना होगा, और नेक्स्ट ईयर का यानी 17-18 का 1,000 लेस करना होता। ठीक है, तो 30,250 में से मैं 2,500 लेस करता और 1,000 भी लेस करता तो अमाउंट कितना आता? 26,750। इसलिए जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आए कि आपको ये पता हो कि करंट ईयर में प्रीवियस ईयर में कितना रिसीव हुआ है, करंट ईयर में करंट ईयर में कितना रिसीव हुआ है, करंट ईयर में नेक्स्ट ईयर में कितना रिसीव हुआ है, तो आपको टोटल अमाउंट यूज नहीं करना है, नहीं लेना है। आपको डायरेक्टली
करंट में कितना अमाउंट आया वो लेना है। तो करंट का अमाउंट कितना है यहाँ पर, करंट का अमाउंट है यहाँ पर 26,750 करंट का अमाउंट है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये बात आपको समझ में आ गई है कि मैंने 26,270 क्यों लिया है? कि हमें ओनली किसका अमाउंट चाहिए, करंट का ही चाहिए, जिसका डायरेक्टली रिलेशन किससे हो, करंट से ही हो। अब इसमें क्या नहीं करेंगे, हम जो 15 16 का 2500 वो भी लेस नहीं करेंगे और 17 18 का 1000 भी इसमें से लेस नहीं करेंगे। लेस क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें ऐड ही नहीं है, वो तो इसमें ऐड ही नहीं है ना, इसलिए लेस नहीं करेंगे। अब आते हैं नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रिपोर्ट किया हुआ है, मेंशन है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो 230 है। टोटल जो वहां पे मेंबर है उससे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 230 है और एक मेंबर जो है वो कितना अमाउंट दे रहा है, तो सिंगल मेंबर है वो अमाउंट दे रहा है 125। कितना दे रहा है, 125। तो सब्सक्रिप्शन का टोटल कितना मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? टोटल कितना है 230। ये तो मेंबर्स है, एक मेंबर ईच मेंबर कंट्रीब्यूट्स 120 रुपीस ईयरली, तो आप ये बताओ टोटल कितना हो जाएगा, 28,750 ईयरली हो जाएगा। ठीक है, ये भी पता होना चाहिए कि हाँ ईयरली कितना होगा। आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 अप्रैल 2016 का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है और वो अमाउंट है 2750। क्या इसमें एडजस्ट करना है उसको? प्रीवियस ईयर का कितना पेंडिंग था वो उसने नीचे इन्फॉर्म किया है। लास्ट ईयर कितना पेंडिंग था, कितना हमें रिसीव नहीं हुआ, यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसने दे दी है। तो रिसीव कितना नहीं हुआ, 2750 में रिसीव नहीं हुआ था प्रीवियस ईयर में, ये वो कह रहा है। तो क्या हमें इसको यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, इसका इफेक्ट क्या बताना है क्या? बिल्कुल नहीं बताना। यू आर राइट। क्यों नहीं बताना? क्योंकि हमने इसको इंक्लूड नहीं कर रखा। हमने इसको इंक्लूड नहीं कर रखा तो लेस क्यों करेंगे? ये इसमें इंक्लूड होता तो लेस करते ना, हमने डायरेक्टली करंट ईयर का ही अमाउंट लिया है। ठीक है, फिर देखते हैं कि और इंफॉर्मेशन क्या है इसके अंदर। यहाँ पर जो और इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उसमें प्रिपेयर नहीं और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो आप बताइए कि करंट ईयर में कितना अमाउंट है, करंट ईयर में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा? क्या मुझे बता सकते हो कि करंट ईयर में कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग होगा? Are you telling me about how much amount not received in current year? रिसीव करना कितना था, 28,750 इतना रिसीव करना था। नो रॉन्ग है। कितना रिसीव करना था, 28,750 रिसीव करना था। बट अब तक कितना रिसीव कर चुके हैं? तो रिसीव तो हमने कितना किया, 26,750 तो रिसीव किए हैं, मतलब 28,750 रिसीव करना था हमें उस ईयर में। इनके अकॉर्डिंग 230 मेंबर है, एक मेंबर 125 दे रहा है, तो टोटल कितना मिलना चाहिए, 28,750 मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन मिला तो कितना है, मिला तो 26,000 कितना, 26,750 मिला है। तो कितना अमाउंट पेंडिंग है इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, 2000। तो हम क्या कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग। कौन सी ईयर का, 2017 का। कितना अमाउंट, 2000। तो जो अपना बाहर अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 28,750। या आपका अलग से वर्किंग नोट है ये, तो आपका आंसर आएगा 28,750। क्या ये बात आपके समझ में आ गई है कि मैंने 2000 ऐड क्यों किया? रिप्लाई में हाँ, हमें इस बात से मतलब है टोटल ईयर का कितना है, टोटल ईयर का तो नहीं है ना, करंट का इतना तो है ना, बट इसको बताना है कि इसमें से कितना तो रिसीव हो गया है
कितना अभी रिसीव नहीं हुआ है, तो हमने क्या लिखा है कि 26,750 तो रिसीव हो चुका है आउट ऑफ 28,750, इट मींस अभी 50,000 रुपीस क्या है पेंडिंग चल रहा है। अब क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन होती है तो आंसर ये होता है, तो देखते हैं क्या इतनी ही इंफॉर्मेशन है या कुछ और भी है। इतनी ही इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में होती तो अपना आंसर ये होता। अब हम देखते हैं क्या और भी इंफॉर्मेशन आते हैं क्या, तो अभी देख लेते हैं। तो सब और कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन नहीं है, ठीक है, इसलिए हमें और कुछ भी नहीं करना है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया? अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, सिंपल क्वेश्चन था, कितने स्टूडेंट्स के कंप्लीट समझ में आ गया है? एक ही बात आपको दिमाग में रखनी है और वो ये कि 28,750 ईयरली अमाउंट है। अब इसमें यहाँ बताना ये है कि इतना अमाउंट आपको लेना था, क्या आपने ले लिया? आर रिसीव? तो हमने एक्सप्लेन किया कि नहीं, इतना रिसीव करना था, तो उसमें से कितना रिसीव कर चुके हैं? 26,750 तो रिसीव कर दिए हैं जो करंट का था, और उसमें से अभी 2,000 पेंडिंग है, हमने रिसीव नहीं किया। इस तरह से हमें टोटल कंक्लूजन यहाँ पर बता दिया है। कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट था अब ये बताइए, जिन्होंने करेक्ट किया है कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट था? कितने स्टूडेंट्स का करेक्ट था बताइए, रिप्लाई भी फास्ट। किसका सही था जो आपको होमवर्क में दिया था मैंने, कितने स्टूडेंट्स का सही था? वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, एक बार पूछा नहीं है फिर बताऊंगा, मैं पूछा नहीं है फिर भी बताऊंगा। वो आपसे कहता है कि यहाँ करंट की बैलेंस शीट में, करंट की बैलेंस शीट में किस तरह से सब्सक्रिप्शन के अमाउंट को शो करते हैं, तो हम कैसे करते हैं? इंपॉर्टेंट थिंग इसलिए बताना जरूरी है। करंट की बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट आता है ये आपको बताना है, तो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है लायबिलिटीज है, पहले आप ये बताइए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स है या फिर लायबिलिटी है, ये बताइए। हाँ ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट्स, हाँ बिल्कुल सही है। इनकम आउटस्टैंडिंग होती है तो एसेट्स होती है, और एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटीज होती है। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब देखिए किस तरह से लिखना है। 2016-17 मतलब करंट ईयर, करंट ईयर में कितना आउटस्टैंडिंग है ये आपके सामने 2000। क्या प्रीवियस ईयर का कोई अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग है क्या, जो हम आगे भी उनसे लेंगे? तो है, कैसे है? रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट में ये कहा हुआ है कि प्रीवियस ईयर का हमें कितना रिसीव हो चुका है, 2500 रिसीव हो चुका है। कैसे पता लगा? जो रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट की जो इंफॉर्मेशन है उसमें 2500 प्रीवियस ईयर के हैं, 26,750 करंट ईयर के हैं, और 71,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर का हमें कितना रिसीव हुआ है, 2500 रिसीव हुआ है। तो नीचे एक इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि प्रीवियस ईयर में पेंडिंग कितना था, प्रीवियस ईयर में पेंडिंग कितना था, 2750 पेंडिंग था, तो उसमें से रिसीव तो कितना हुआ है, 2750 में से रिसीव तो अभी तक कितना हुआ है, पिछले साल लास्ट ईयर में पेंडिंग कितना था, 2750 पेंडिंग था। क्या वो सारा आपको मिल जाएगा करंट ईयर में? बताइए, क्या वो कंप्लीटली अमाउंट आपको करंट ईयर में रिसीव हो गया क्या, जो प्रीवियस ईयर में आउटस्टैंडिंग था? बताइए क्या प्रीवियस ईयर में जो अमाउंट पेंडिंग था नहीं मिला? कितना अमाउंट अभी भी पेंडिंग चल रहा है, कितना अमाउंट अभी भी पेंडिंग चल रहा है, अभी भी आपको लेना है? कितना अमाउंट अभी भी पेंडिंग चल रहा है, कितना अमाउंट आपको अभी भी और लेना है, वो बताइए। तो 2750 प्रीवियस ईयर में लास्ट ईयर में बाकी था, उसमें से करंट ईयर में उसका कितना मिल गया, 2500 मिल गया। इसका मतलब कितना हो गया,
2015-16 का 250 रुपीज हमें नहीं मिला। तो टोटल हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कितना और लेना है फ्यूचर में 2250 लेना है। याद रखना करंट ईयर में बताना है और पहले का तब लिखना है जब पहले का अभी भी बाकी चल रहा है। सपोज 2750 कंप्लीटली रिसीव हो जाता, प्रीवियस ईयर पेंडिंग था 2750 और करंट ईयर में वो कंप्लीटली रिसीव हो गया, तब ये नहीं आता क्यों, पेंडिंग नहीं। पर पहले का अमाउंट अभी भी बाकी चल रहा है पेंडिंग है, तब वो हमें उसको भी मेंशन करना होगा। करंट ईयर का भी मेंशन करना होगा, प्रीवियस ईयर का भी मेंशन करना होगा। प्रीवियस ईयर का कब मेंशन करना होगा, जब वो अभी बाकी चल रहा है। क्या अब ये बात समझ में आ गई आपकी? रिप्लाई में क्या ये थिंक आपके समझ में आ गई है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए क्या आपकी बात आपकी समझ में आ गई है? कब लिखना है? यदि बाकी रहेगा तो लिखना है, पेंडिंग है तो लिखना है, पेंडिंग नहीं रहेगा नहीं लिखना है। और इधर एक चीज रहेगी अपनी एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्या रहेगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस कितना लिया तो वही रिसीवेबल पेमेंट अकाउंट में 17-18 का भी तो दिया हुआ है। करंट ईयर में आपने किस कौन से ईयर का ले लिया? नेक्स्ट ईयर का। करंट ईयर में ही आपने कौन से ईयर का ले लिया? नेक्स्ट ईयर का। आपकी लायबिलिटीज होगी कि आपने एडवांस क्यों लिया, आपको देना है, आप नहीं मांगते हो, वो आपने मांगते हैं क्योंकि उन्होंने आपको एडवांस दे दिया, तो आपकी लिखोगे वो लायबिलिटी होगी और अमाउंट कितना जाएगा? 1000। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलता तो ये हमें करना होगा। Is this clear? Any doubt? Is this clear? Any doubt? क्या कोई प्रॉब्लम आपको समझना क्या है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट में 17 में 1 to 10 सारा आपकी कॉपी में नोटबुक में ये जो इलस्ट्रेशंस हैं वो कंप्लीट भी होने चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट की। नेक्स्ट मींस 7 के अंदर रिसिप्ट पेमेंट अमाउंट गिवन है और यहाँ पे जो आपकी करंट ईयर की रनिंग डेट है वो 31 मार्च 2015 है। इस केस में जो करंट ईयर की रनिंग डेट है वो कितनी है? 31 मार्च 2015 है। और यहाँ पर भी सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग ही आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। आपको करंट ईयर में मैं ये नहीं कह रहा हूँ करंट ईयर का, करंट ईयर में टोटल अमाउंट कितना मिला? तो करंट ईयर में तो टोटल अमाउंट कितना मिला? 42,000 मिला। करंट ईयर में टोटल अमाउंट कितना आपको रिसीव हुआ? 42,000। बट क्या ये टोटल अमाउंट करंट ईयर का है? करंट ईयर में रिसीव हुआ, रिसीव करंट ईयर, बट दिस इज रिलेटेड टू करंट ईयर? नो। अब इसमें क्या है? तो ये सेकंड इंफॉर्मेशन गिवन है कि 7,000 30,000 एंड 5,000। ये 14-15 का, 13-14 का, 15-16 का टोटल इतना रिसीव हुआ है। अब इसमें क्या हुआ? इसमें प्रीवियस ईयर का तो हमने 7,000 रिसीव किया है, करंट का 30,000 रिसीव किया है और नेक्स्ट ईयर का 5,000 रिसीव कर दिया है। तो हम क्या करेंगे? इसको लेते हैं, इस अमाउंट को यूज करते हैं, तो हम इसको भी लेस करना पड़ेगा, इसको भी लेस करना पड़ेगा। और मैं 30 को लेकर लूंगा तो मुझे दोनों को लेस करना ही नहीं, तो नहीं करना, क्योंकि 30 में 7,000 और 5,000 इंक्लूड ही नहीं है, ऐड ही नहीं है, लेस क्यों करना है? तो जब टोटल अमाउंट होगा तो प्रीवियस ईयर और करंट ईयर को लेस करना होगा, और मैं ओनली करंट ईयर का ले रहा हूं तो मुझे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का लेस नहीं करना होगा। तो मैं यहां पे बाय सब्सक्रिप्शन कितना अमाउंट लिखो बताइए? लास्ट में क्या था? कितना अमाउंट लिखना चाहिए? 42 या 30? बताइए कितना अमाउंट यहां पे मैं रिकॉर्ड करूं? 42,000 रिकॉर्ड करना है मुझे यहां पर या 30 रिकॉर्ड करना है? हम बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट।
एब्सोल्यूट केस ऑफ यहाँ पे लिखना है 30,000 रुपीज। पर क्या मैं 7,000 और 5,000 को लेस करूं जो कि करंट के तो नहीं है? क्या मैं 7,000 और 5,000 को लेस करूं क्या? रिप्लाई नहीं। 42 नहीं लिखेंगे आरपी, इसलिए नहीं लिखेंगे कि 42 में लिखूंगा तो ये टोटल अमाउंट है, तो मुझे इसमें से क्या करना होगा? 7,000 लेस करना पड़ेगा जो कि प्रीवियस ईयर का था, 5,000 लेस करना पड़ेगा जो नेक्स्ट ईयर का था। तो इन दोनों को जब मैं 42,000 से लेस करूंगा तो कितना अमाउंट आएगा? 30 तो आएगा। डायरेक्ट ले लो, तो क्या कर लो, डायरेक्ट ही इसको ले लो। ये लूंगा, हम ये नहीं कह सकते कि 42 लेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग नहीं होगा। 42 लेंगे तो फिर मैं 7,000 और 5,000 लेस करना पड़ेगा, तो मैं तो 42 में से 7,000 को लेस करूंगा, 5,000 लेस करूंगा तो कितना बचेगा? 30,000। तो हम एक्स्ट्रा वर्क क्यों करें, सीधा कितना ले लो 30,000, क्योंकि दिया हुआ है। तो अब इसमें हमें प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का लेस नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि वो तो इसमें ऐड ही नहीं है। ऐड किसमें होगा? वो 42 में, तो हमने लिया नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आपकी? क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई है? जल्दी से बताइए, आंसर फास्ट दिया करो, आंसर फास्ट दिया करो। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ गई है? ओके, आगे चलते हैं। अब नीचे इंफॉर्मेशन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 2014, मतलब पिछले साल लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट पेंडिंग था? लास्ट ईयर में सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट पेंडिंग था? 8,500। क्या कंप्लीट हमें रिसीव हो गया? क्या ये इन्फॉर्म कर रहा है कि लास्ट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट पेंडिंग था वो 8,500 था। क्या वो इस बार पूरा कंप्लीट हमें रिसीव हो गया? क्या नहीं हुआ। कितना रिसीव नहीं हुआ? कितना रिसीव नहीं हुआ? तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि 13-14 का 7,000 आपको रिसीव हो चुका है, करंट में प्रीवियस ईयर का 7,000 रिसीव हो चुका है। तो टोटल तो पेंडिंग कितना था? 8,500 टोटल पेंडिंग था, 7,000 रिसीव हो चुका है। इसका मतलब 1,500 अभी भी पेंडिंग है। ठीक है, तो इसके ऊपर इसका इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि पहले से इंक्लूड नहीं था, तो यहाँ कुछ करना नहीं है। टोटल सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मार्च 31 मार्च 15। इस ईयर के एंड में सब्सक्रिप्शन जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है 18,500। क्या इसका कुछ करना है? क्या इसका भी कुछ करना है? क्या तो देखिए क्या है, ध्यान देना कि 31 मार्च तक, 31 मार्च तक बोल रहे हैं, इस बार क्या नहीं बोल रहे हैं कि टोटल कितना आउटस्टैंडिंग चल रहा है। ये बोल रहा है टोटल 18,500 आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। टोटल वर्ड यूज कर लिया, ध्यान देना, यहाँ नई बात है इसकी, टोटल वर्ड यूज कर लिया। टोटल मतलब सब कुछ मिला के इस दिन कितना अमाउंट पेंडिंग है? 18,500, और उसमें से 1,500 कौन से बचता है? ये तो इस साल का नहीं है, टोटल आउटस्टैंडिंग बता दिया कि 18,500 है, पर इसमें से 1,500 तो कौन से का है? प्रीवियस ईयर का पेंडिंग चल रहा है। तो फिर बताओ करंट का अभी भी कितना पेंडिंग है? ओनली बात कर रहा हूं करंट के पेंडिंग की, टोटल आउटस्टैंडिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं केवल करंट के पेंडिंग की, करंट के आउटस्टैंडिंग की। बताइए करंट का कितना अमाउंट अभी भी आउटस्टैंडिंग होगा? जल्दी से बताइए कितना आउटस्टैंडिंग होगा? क्या बता सकते हो मुझे करंट का कितना आउटस्टैंडिंग होगा? हाँ बिल्कुल सही, 17 तारीख होगा। टोटल कह रहा है कि 18,500 आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर में, टोटल आउटस्टैंडिंग है। तो दिमाग में रखो टोटल आउटस्टैंडिंग 18,500 है, तो उसमें से 1,500 तो पिछले साल का ही है। इसका मतलब बाकी कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग हुआ? करंट ईयर का होगा। कितना हुआ? 17,000। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है या लेस करना होता है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है या लेस करना होता है? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड करना होता है या लेस करना होता है? तो करंट का आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड करते हैं, इसलिए हम लिखेंगे ऐड
आउटस्टैंडिंग 2014 एंड 15 जो कि अपना करंट ईयर है, कितना लिखूंगा 17,000 और टोटल का 47,000। यहाँ तक किसके समझ में आ गया? यहाँ तक किसके समझ में आ गया? टोटल आउटस्टैंडिंग नहीं लेना होता है, हमें केवल करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग लेना होता है। ठीक है। अब रिसीव्ड का है सब्सक्रिप्शन received in advance as on March 2014 मतलब लास्ट ईयर। 15 तो करंट ईयर है, लास्ट ईयर कौन सा 14 में आपने एडवांस दे दिया था 4,000 रुपये 4,000 रुपये। क्या करना है इसका? था तो इस साल का, था तो करंट ईयर का, लेकिन रिसीव कब कर लिया? पिछले साल ही है, तो इस साल का ना। तो करना क्या होगा? उसको ऐड करना होगा। तो मैं क्या करूंगा? ऐड एडवांस। कौन से रिसीव किया? 2013-14 में। कितना रिसीव किया? 4,000। तो आपका आंसर क्या आएगा? 51,000। कितने स्टूडेंट्स के समझ में आ गया? कितने स्टूडेंट्स के प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? रिप्लाई मी फास्ट। वेरी गुड। सिंपल कॉन्सेप्ट है, कहीं भी कोई टफ नहीं है। इतना ही ध्यान रखना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में केवल करंट इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो नहीं है करंट की वो हटा दो, करंट किया जाएगी। अब इसको बैलेंस शीट में करें कैसे करेंगे? एसेट साइड में आएगा, नहीं पूछिए बैलेंस शीट पूछिए इस बार क्या बता सकते हो? कितना आएगा? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आएगा? तो हम रिकॉर्ड में इसको सेपरेट करेंगे कि 14-15 का भी बाकी पड़ा है और 13-14 का भी आउटस्टैंडिंग है। इसका तो 1700 आउटस्टैंडिंग है, इसका 1500 आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग 18,500 है, जो क्वेश्चन में भी दिया है। ये तरीका समझ में आ गया? आपके लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था मैंने इसको। ये पैटर्न आपके समझ में आ गया है? आपका आंसर सही बिल्कुल। अब इधर एडवांस में कितना लिखना है? एडवांस में कितना लिखना है? एडवांस सब्सक्रिप्शन में मुझे कितना मेंशन करना है? एडवांस में वाला सब्सक्रिप्शन आएगा जो करंटली में हमने नेक्स्ट डे का ले लिया और ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इन्फॉर्म करेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में तो 5,000 रुपये जब वो नेक्स्ट डे के आ गए 15-16 के आ गए, इसलिए यहाँ पे कितना मेंशन करना है? 5,000 रुपीज मेंशन करना है। इज दिस क्लियर? क्या आपकी समझ में आ गया? क्या आपकी समझ में आ गया कि करंट ईयर की बैलेंस शीट में कौन से ईयर का एडवांस हमें लिखना है? करंट की बैलेंस शीट में कौन से ईयर का एडवांस लिखना है? जो करंट ईयर में मिला है, लास्ट ईयर में मिलेगा वो करंट ईयर होगा, करंट ईयर में मिला वो करंट नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है। तो लायबिलिटीज है, इसको हम नेक्स्ट ईयर डिपॉजिट करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। चलो आगे बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 8 की बात करेंगे। कितने स्टूडेंट्स के दोनों के एग्जांपल्स हैं करेक्ट हुए हैं? सबने किए नहीं है, सबने प्रैक्टिस भी नहीं की है। जब भी अपनी क्लास स्टार्ट की तो उससे पहले रॉन्ग था, कोई बात नहीं। अब समझ में आ गया? 7 तक समझ में आ गया ना? 7 अब समझ में आ गया प्रॉपर्ली? हाँ। और जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास होगी हालांकि चैप्टर दोबारा होगा, बट यदि आपको लगभग कंप्लीटली समझ में आ जाता है तो आपको उसका रिवीजन हो, इसलिए अपने एफर्ट को 100% नहीं, मैं कहता हूँ 500% आप अपना एफर्ट यूज करें। एफ की बात कर रहा हूँ। एफ में आपको प्राइस फंड का अमाउंट दिया हुआ है सीआर साइड 80,000। सीआर साइड को ये होगा कि फंड हमेशा लायबिलिटी होती है, फंड्स हो रिजर्व हो, ये ऑलवेज क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है, मैं बताऊंगा फिर भी। फंड्स रिजर्व सीआर में जो लिखा हुआ है मेरा क्वेश्चन ये है, फंड्स या रिजर्व ट्रायल बैलेंस बनाने के रूल्स किसको बताएंगे? Who can tell me the rules of making trial balance? Who can tell me the rules of trial balance? तो सबको पता है कि एसेट्स होगी
एसेट्स होगी तो डीआर होगी, लाइबिलिटी होगी तो सीआर, एक्सपेंस होंगे तो डीआर, इनकम होगी तो सीआर। ये कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे जो फंड है, फंड को क्रेडिट में लिखने का रीजन क्या है? फंड को क्रेडिट में लिखने का रीजन क्या है? क्योंकि फंड क्या है? फंड क्या है आपके लिए? लायबिलिटी है। फंड क्या आपके लिए? लायबिलिटी है। हाँ, उससे पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व बताऊंगा आपको। तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा है कॉल करके, कुछ ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल है या कोई भी स्टॉक है, उसका क्लोजिंग स्टॉक ही बैलेंस शीट में क्यों आता है? क्लोजिंग स्टॉक ही बैलेंस शीट में क्यों आता है? उसमें हम लोग उसका परचेज करना, सेल करना ये तो शो नहीं करते। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल हमने सपोज परचेज भी किया है, हमने सेल भी किया है, पर वो नहीं शो करते, डायरेक्टली डायरेक्ट है क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं। ये क्यों? इसका रीजन जानना जरूरी है। एक आंसर है कि बैलेंस शीट कब बनाते हैं? एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं। हमें इस दिन हमारे पास जो कुछ है वो कितने का है, 31 मार्च, चाहे वो 17 हो, 18 हो, जो भी हो, उस दिन जो भी एसेट्स हो, चाहे बिल्डिंग हो, मशीनरी हो, कंप्यूटर या कोई स्टॉक हो, वो एंडिंग में कितना है, कितने का बचा हुआ है, फिर उसकी वैल्यू को लिखना होता है। हमारा मशीनरी परचेज की 50,000 की, पहले 1 लाख की थी, पहले 1 लाख की थी, 50,000 को परचेज की, कितने 150, ठीक है, 80 की सेल कर दी, 150 में से 80 सेल करोगे, अब मेरे पास स्टॉक कितना है, मशीनरी का स्टॉक कितना बचा 70, तो बाहर कितना लिखूंगा मैं 70, तो यदि मैंने सीधे 70 लिख दिया तो मुझे एडजस्ट क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी लेस और ऐड करने के बाद, परचेज और सेल का ट्रांजैक्शन करने के बाद, एडजस्टमेंट करने के बाद अमाउंट है। अब क्या है कि एसेट्स के लिए हम लोग कभी क्या यूज नहीं करते हैं, स्टॉक यूज नहीं करते हैं, गुड्स के लिए स्टॉक यूज करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जो गुड्स है स्टोर स्टेशनरी का हो या गेम्स का हो या किसी का भी यूज डायरेक्टली करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गेम्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, जो क्योंकि डायरेक्टली ये तो बताना है जिस दिन बैलेंस शीट हम बना रहे हैं उस दिन जो भी अपने पास इन हैंड है वो कितने का क्लोजिंग वैल्यू क्या है। बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये क्लोज होता है, इसमें प्रॉपर्ली बैलेंस शीट बनाते हैं तो ये क्लोज होता है, तो उस दिन वैल्यू भी कौन सी आती है, क्लोजिंग वैल्यू आती है, एंडिंग वैल्यू आती है, और एंडिंग वैल्यू तो क्लोजिंग वैल्यू होती है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं उसको। आई बात समझ में? इसलिए हम ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस फंड का आपका जो टोटल अमाउंट है वो कितना है, प्राइस फंड का टोटल अमाउंट आपके पास है 80,000। बैलेंस शीट में कौन सा आएगा, ये लायबिलिटीज में आएगा। बैलेंस शीट में कौन सी साइड में आएगा, ये लायबिलिटीज में आएगा, क्योंकि फंड ऑलवेज का होता है लायबिलिटी है। तो प्राइस फंड, और इस प्राइस फंड में हमारे पास पहले से 80,000 का अमाउंट डिपॉजिट है। फिर कहा प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कि हमने इसमें से कुछ अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया था, ये बताओ किधर आएगा, कि ये भी लायबिलिटी में आएगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी क्या लायबिलिटी में आएगा, क्या नहीं आएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, एसेट्स होती है, ये एसेट्स साइड में आएगा। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट ये भी कितने का था, 80,000 का था। इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, और उस प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम हो गई, क्या करेंगे, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट से आपको इनकम हो गई, क्या करेंगे, मैंने कहा था किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए कोई फंड बना रखा है, कोई रिजर्व बना रखा है, तो उससे होने वाली इनकम उसी फंड में ऐड होगी, और उससे होने वाले एक्सपेंस उसी फंड में से लेस किए जाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट में नहीं आएंगे। इसका यहां ऐड करेंगे, ऐड इनकम फ्रॉम प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितनी इनकम मिली, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा कि 8,000 रुपये मिल गए हम लोगों को, कितने मिल गए, 8,000 रुपये, तो टोटल हमारे फंड में कितना हो गया, 88,000 हो गया। इसके बाद ये क्या है, प्राइस अवॉर्डेड, मतलब प्राइस दे दी, प्राइस दे दी, तो प्राइस हमें दे दी, क्या हमारे पास 88,000 ही बचे हैं, 80 पहले से 8,000 इनकम आ गई, 88 हो गए। अब 6,000 रुपए के प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अवार्ड कर दिए, तो क्या अभी भी हमारे पास 88,000 ही बैलेंस में है क्या, बताइए।
नहीं है। कितना अमाउंट अभी भी हमारे पास बचा हुआ है? I mean, जो 6000 है उसका करना क्या है? आंसर कहते हैं उस 6000 में करना क्या है? जो हमने प्राइस केवल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। तो क्या लिखेंगे? प्राइस अवॉइड 6000 रुपए की प्राइस में दे दिए। इसका मतलब अभी भी इस फंड में हमारे पास कितना बचा हुआ है? हमारे पास प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट में 82000 का बैलेंस है। तो इस तरह से आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। क्या आपकी समझ में आ गया है? क्या आपके समझ में आ गया है? सभी बताइए, क्या आप सभी के समझ में आ गया है? किसी भी पर्टिकुलर वर्क के लिए, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कोई फंड बना हुआ है तो उस फंड से संबंधित जो भी खर्चा होगा, जो भी इनकम होगी, जो भी खर्चा होगा, जो भी इनकम होगी, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी। उसी फंड में इनकम ऐड हो जाएगी उस फंड से रिलेटेड होने पर, और एक्सपेंस उसी फंड में से ले जाएंगे, और जो बैलेंस बचेगा वो बाहर आ जाएगा। इसलिए अब आपको क्वेश्चन बनाओ, ये क्यों लेस नहीं किया? जब प्राइस फंड में से इन्वेस्टमेंट किया है तो इसको लेस क्यों नहीं किया? इसमें से इस 80,000 में से ये 80,000 लेस क्यों नहीं किया जबकि हमने इन्वेस्टमेंट किया है? पैसा तो इसी में से निकला है ना। इसका आंसर क्या है? टाइम कम बचा। बस इसका आंसर ये है कि ये करंट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इन्वेस्टमेंट कब हो गया? प्रीवियस ईयर में हो गया। कब हो गया? प्रीवियस ईयर में। इसलिए लेस नहीं किया। करंट ईयर में लेस अगेन क्यों लेस नहीं किया? यदि करंट ईयर में ही इन्वेस्टमेंट करते तो लेस करते। जैसे मैं कहूं एक इंफॉर्मेशन और होती कि इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग करंट ईयर, इन्वेस्टमेंट परचेज ड्यूरिंग करंट ईयर अमाउंट होता है 20,000 को लेस करता है। इस 80 में से 20,000 का इन्वेस्टमेंट और परचेज कर लिया तो लेस करते हैं, बाकी नहीं करते। बट यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो कब है वो पता ही नहीं, ये नहीं दिया हुआ है कब की बात है। तो हम क्या मानते हैं कि करंट ईयर में नहीं, ये तो लास्ट ईयर में ही इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसका मतलब लास्ट ईयर में ही इससे फंड में से लेस कर दिया गया था, तो डबल थोड़ा कर सकते हैं। इसलिए हम इस साल इसको यहाँ पर लेस नहीं कर रहे हैं। क्या अब बात समझ में आ गई आप लोगों की? क्या अब बात समझ में आ गई आपकी? दिल से बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।